बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ अपने प्रीवियस लेक्चर का। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होती है, फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ टाइप्स देखी थी और हमने ये देखा था कि फ्रिक्शन बेसिकली किस किस टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग उसी फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, यानी कि वो जो फ्रिक्शन हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है उसकी क्या क्या फ़ायदे हैं हमारी डेली लाइफ में और इसी फ्रिक्शन के क्या क्या नुकसान हैं। ठीक है, हर चीज़ का जैसे कि आपको पता है फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। और इसी के साथ साथ ही हम आज के लेक्चर में कुछ एक्टिविटीज़ को भी कवर करेंगे जो कि आपकी बुक की साइड पर गिवन होती हैं। सो दीज एक्टिविटीज़ आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपने उन्हें किसी भी सूरत लाइट लेकर स्किप नहीं करना। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जैसे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक ऐसी फोर्स है जो कि मोशन को अपोज करती है, लेकिन इसी अपोजिशन ऑफ मोशन के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और वो फ़ायदे कौन कौन से हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका यूज़ आता है फ्रिक्शन का, दैट इज़ राइट। फ्रिक्शन इज़ यूज टू राइट। फ्रिक्शन जो है वो लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। किस तरीके से इस्तेमाल होती है कि आपको पता है कि तुमने राइटिंग करनी है तो पेन और पेपर का यूज़ करना है। तो पेन और पेपर के दरमियान अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो सरफेस, इसका मतलब बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो स्मूथ सरफेस होने की वजह से हम कुछ भी अपनी नोटबुक पर नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब अगर हमें राइटिंग करनी है तो पेपर और पेन के दरमियान फ्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो वी वॉन्ट बी एबल टू राइट, हम किसी सूरत नहीं लिख सकते। तो आपने देखा भी होगा कि जो अक्सर टेबल्स की सरफेसेस होती हैं बहुत स्मूथ होती हैं, तो हम उनके ऊपर नहीं लिख पाते। क्यों नहीं लिख पाते? बिकॉज टेबल की सरफेस और पेन के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होती, तो वहाँ पर हम नहीं लिख सकते। तो जहाँ जहाँ पर भी सरफेसेस स्मूथ होंगी वहाँ पर हम राइटिंग नहीं कर सकते। सो फ्रिक्शन इज़ यूज टू राइट। सो द नेक्स्ट इज़ फ्रिक्शन इज़ यूज टू वॉक। तो फ्रिक्शन जो है वो चलने के लिए भी इस्तेमाल होती है। कैसे होती है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, तो यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब वो दोनों सरफेसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होंगी। तो अगर वो सरफेस जिस पर हमने चलना है वो सरफेस बहुत स्मूथ है तो हम उस पर किसी भी सूरत वॉक नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी अर्थ के साथ ग्रिप ही नहीं बनेगी। और अगर अर्थ के साथ हमारी ग्रिप नहीं बनेगी तो हम जो है वो अर्थ पर चल नहीं पाएंगे। ठीक है, सो अगर हमने ज़मीन पर या किसी भी सरफेस पर चलना है तो वहाँ पर फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम नॉर्मली स्लिप होते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर से तो इसका मतलब वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है। जहाँ पर स्लिपिंग होती है वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं होती। तो अगर हमें प्रॉपरली मूव करना है और स्लिपिंग नहीं करवानी तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ पर सरफेस के और शूज़ के दरमियान फ्रिक्शन हो। तो इसीलिए हम जो अब शूज़ हैं वो कुछ इस टाइप के इस्तेमाल करते हैं कि उनके नीचे थोड़े स्टड्स हों, बिल्कुल प्लेन सरफेस इस्तेमाल नहीं करते शूज़ की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे शूज़ की सरफेस बहुत स्मूथ है और जो हमारा ग्राउंड है वो भी बहुत स्मूथ है, तो अगर दोनों सरफेसेस स्मूथ होंगी तो हमें स्लिपिंग का सामना करना पड़ता है। तो इस स्लिपिंग से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि या तो हमारे जो शूज़ हैं उनकी सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो, ताकि हमें थोड़ी सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिले और हम अपनी ग्रिप बना सकें सरफेस के ऊपर। सो फ्रिक्शन इज़ यूज टू वॉक। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम चल नहीं सकते, हमेशा स्लिपिंग होती रहेगी। क्लियर? तो चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज़ की तरफ। फ्रिक्शन इज़ यूज टू रन। अब अगर हमने रनिंग करनी है, रनिंग बेसिकली क्या है, बिल्कुल वॉकिंग की तरह ही है। सो वॉकिंग और रनिंग का कॉन्सेप्ट आपस में काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। और अगर हमें रन करना है किसी भी सरफेस के ऊपर तो वहाँ पर फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। द सेम इज़ द फैक्ट दैट कि अगर वहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, किसी भी सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं होगी जिस पर हमने रन करना है, तो वहाँ पर स्लिपिंग कॉज हो जाएगी। ठीक है, सो अगर स्लिपिंग से बचना है तो वहाँ पर फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बर्ड्स कैन फ्लाई ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं ये किस वजह से करते हैं? ये भी फ्रिक्शन की वजह से ही फ्लाई करते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो इसकी वजह से बर्ड्स भी फ्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो नेक्स्ट यूज़ इज़ ट्रांसफ़र वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। अब फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र भी होती है और वह किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है? जैसे कि आपको पता है कि फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि आप अपने दोनों हैंड्स को रब करें।
तो जब आप अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे तो क्या है बेसिकली वहाँ पर कि दो सरफेसेस आपस में इन कांटेक्ट हैं। तो जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर से स्लाइड करेंगी तो इसका मतलब उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगी। सो अब ये जो फ्रिक्शन है ये क्या करेगी, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। आपने दोनों हैंड्स को रब किया और ये जो फ्रिक्शन आपके दोनों हैंड्स के दरमियान है ये किस फॉर्म में आपको नज़र आएगी, बल्कि फील होगी आपको किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि आपकी मस्कुलर एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो बेसिकली आपके दोनों हैंड्स के दरमियान क्या थी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ कि एनर्जी की एक फॉर्म कन्वर्ट हो गई दूसरी एनर्जी की फॉर्म में, आपकी मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, सो ये जो अपने हैंड्स को रब करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके जो दोनों हैंड्स हैं वो गर्म हो जाएंगे। सो सर्दियों में हम नॉर्मली करते भी क्या हैं कि अपने दोनों हैंड्स को रब करते हैं ताकि अपने हैंड्स को गर्म कर सकें। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि दोनों सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन आती है और फ्रिक्शन की वजह से वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है अनदर फॉर्म। और कौन कौन सी एनर्जी इसकी कन्वर्जन हो रही है, मस्कुलर एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और ये जो कन्वर्जन हो रही है बेसिकली किस वजह से हो रही है, दिस इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन। सो ये भी एक एडवांटेज है फ्रिक्शन का। द नेक्स्ट इज़ ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल ऑन अ सरफेस। अगर हमने बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वॉकिंग और रनिंग का कॉन्सेप्ट देखा, बिल्कुल इसी तरीके से ही ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर हमने अपनी व्हीकल को किसी सरफेस के ऊपर मूव करवाना है तो वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी व्हीकल और सरफेस के दरमियान नहीं है तो वहाँ पर भी स्लिपिंग कॉज हो जाएगी। सो ग्रिप बेसिकली हासिल करने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ग्रिप नहीं होगी तो सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और स्मूथ सरफेस के ऊपर ना हम वॉक कर सकते हैं, ना हम रन कर सकते हैं, ना ही अपनी कोई भी व्हीकल को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट एडवांटेज इज़ अप्लाइंग ब्रेक्स टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल। अगर हमने अपनी किसी भी मूव करती हुई व्हीकल को स्टॉप करवाना हो तो हम उस पर ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक्स बेसिकली जो हम अप्लाई करते हैं वो भी क्या है, वो एक फ्रिक्शन है, यानी कि हम एक अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी गाड़ी की मोशन के ऊपर। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई गाड़ी मूव करी है और हम चाहते हैं कि वो स्टॉप कर जाए तो हमें उसको रोकना है, यानी कि हमें एक अपोजिट फोर्स लगानी है। तो ये जो हम ब्रेक्स लगाते हैं दिस इज़ बेसिकली अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि एक अपोजिट फोर्स लगी गाड़ी की डायरेक्शन के अपोजिट, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी व्हीकल है वो स्टॉप हो जाएगी। तो व्हीकल को स्टॉप करवाने के लिए जो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रिक्शन। तो इन शॉर्ट अगर हमें अपनी व्हीकल्स को स्टॉप करवाना है तो वहाँ पर भी हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत है। तो ये तो थे जी कुछ एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब इसी के साथ ही हम कुछ डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं और नुकसान भी एट द सेम टाइम होते हैं। सो कौन कौन से नुकसान आते हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, वो भी देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस अनवांटेड हीट। अब जब भी दो सरफेसेस के दरमियान रबिंग होगी, जैसे कि हमने प्रीवियस एडवांटेजेस में देखा कि जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो वहाँ पर हीट एनर्जी जनरेट होती है, बट लाजमी नहीं है कि ये हीट एनर्जी हमें हर जगह पर रिक्वायर हो। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट मशीन्स की बात करें तो जब वो मूव करती हैं तो डिफरेंट पार्ट्स आपस में एक दूसरे की सरफेस के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो जब वहाँ पर स्लाइडिंग होती है तो क्या होता है कि मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है कि अनवांटेड हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली कोई ना कोई एनर्जी तो ले रही है ना। तो इन शॉर्ट ये जो अनवांटेड हीट प्रोड्यूस होती है ये हमारी एनर्जी को भी वेस्ट कर देती है। तो जब मशीन्स की एनर्जी डिक्रीज़ करती है तो इसके साथ ही क्या होता है कि हमारी जो मशीन की एफिशिएंसी है इसका मतलब वो भी डिक्रीज़ कर गई है। ठीक है, क्योंकि हमारी मशीन की एनर्जी वेस्ट हो रही है, सो इट मीन्स कि हमारी मशीन की एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो रही है। सो द नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज़ इट प्रोड्यूसेस अनवांटेड नॉइज़। जैसे कि आपको पता है कि मशीन्स की एग्जांपल लेते हैं कि जब मशीन्स मूव करती हैं तो वहाँ पर नॉइज़ भी काफ़ी जनरेट हो रहा होता है। तो वो भी किस वजह से हो रहा होता है कि जब डिफरेंट पार्ट्स आपस में रबिंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे की सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर उस फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से नॉइज़ जनरेट होता है। तो ये जो नॉइज़ है इसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारी मशीन्स की एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ करती है। ठीक है, इसके अलावा इट ऑलवेज रेजिस्ट द मोशन, सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। अब जो भी मोशन हो रही है फ्रिक्शन ने क्या करना है कि उस मोशन को अपोज करना है। हमारे मशीन के पार्ट्स मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या करेगी, वहाँ पर एक अपोजिशन फोर्स जनरेट करेगी और वो अपोजिशन फोर्स क्या करेगी कि जो पार्ट्स आपस में मूव कर रहे हैं उनको स्टॉप करवाने की कोशिश करेगी। तो इससे क्या होगा, मोशन रेजिस्ट होगी और जब मोशन रेजिस्ट होगी तो मशीन को मूव करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हमारी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होती है इस तरीके से फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। क्लियर? सो नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स।
तो जैसे कि ये सारे अभी हमने जो डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं, इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि हमारी मशीन जो है वो वियर एंड टियर का शिकार हो जाती है और हमारी मशीन के जो पार्ट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इट डिक्रीजेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स। जैसे कि मशीन जब भी ऑन होती है कोई, तो क्या होता है, वहाँ डिफरेंट पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं। तो जब वहाँ पर नॉइज़ प्रोड्यूस हो रहा है, अनवांटेड हीट प्रोड्यूस हो रही है, मशीन की एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी मशीन है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी डिक्रीज़ हो जाती है। यानी कि पहले उस मशीन ने अगर फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स तक चलना था, तो फ्रिक्शन की वजह से उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब वो 5 ईयर्स तक चलेगी या 7 ईयर्स तक या 8 ईयर्स तक। ठीक है। सो वो लाइफ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मशीन की कि ये इतने अरसे तक वर्क करेगी, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो थे जी कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। सो आई होप कि आपको अब काफ़ी अच्छे से इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हो गया होगा कि फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं और फ्रिक्शन के नुकसान क्या क्या हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इंतहाई ईजी है, बट बच्चों को ये समझ नहीं आता, तो इसे एज अ डिफ़िकल्ट लेके स्किप कर देते हैं। सो आपने किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया था कि हम लोग आज कुछ क्विज़ेस भी करेंगे, कुछ मिनी एक्सरसाइजेस भी करेंगे जो कि बुक की साइड पे गिवन होती हैं। ठीक है। सो चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारा क्विज़ कौन सा है। तो क्विज़ पर मूव करने से पहले यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं एक दफ़ा फिर से आपका रिपीट करवा देती हूँ। सो दैट कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस पे रखा और उसे पुश करना शुरू कर दिया। और दूसरा केस रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है कि जब हमने उसी ऑब्जेक्ट के नीचे व्हील्स लगा दिए और फिर उसे पुश किया। किस ऑब्जेक्ट को मूव करना इजी है तो किस ऑब्जेक्ट को मूव करना मुश्किल है। तो हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो सेकेंड केस है, जो रोलिंग फ्रिक्शन वाला केस है, जिसमें हमने अपने ऑब्जेक्ट के नीचे व्हील्स लगाए थे, उसको मूव करना इंतहाई ईजी है एज़ कम्पेयर टू दैट जिसके नीचे हमने व्हील्स नहीं लगाए थे और जस्ट सरफेस पे रख के उसे ड्रैग कर रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं कि आपने कोई हैवी वेट वाली चीज़ लेनी है, तो उसको आपने जस्ट किसी भी सरफेस पे रख के तो पुश करना है, और दूसरे केस में आपने क्या करना है, उसी के नीचे व्हील्स रख देने हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा सेकेंड केस है जिसके नीचे आपने व्हील्स रखे होंगे, उसको मूव करना इंतहाई इजी है। अपने घर पे भी देखा होगा, हैवी मैस को हमने मूव करवाना तो उसके नीचे हम व्हील्स लगाते हैं। तो क्या रीज़न है इस सब के पीछे, हम क्यों व्हील्स वाले केस को प्रेफर करते हैं? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन हमारी जो होती है दैट इज़ स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर रोलिंग फ्रिक्शन हमारी कम होगी तभी हम ऑब्जेक्ट को ईजिली मूव कर सकते हैं। और आपने देखा भी होगा कि अगर हम व्हील्स वाले केस में अगर थोड़ी सी भी फोर्स अपने ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो वो इजीली मूव कर जाता है। और इसकी यही रीज़न है क्योंकि हमारे पास जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज़ मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और यही वजह है कि हम हर जगह पर रोलिंग फ्रिक्शन वाले केस को प्रेफर करते हैं। सो जो भी हैवी मैसेज होते हैं उनके नीचे हम व्हील्स लगा देते हैं ताकि उन्हें मूव करना ईजी हो। जैसे कि मशीन्स के नीचे व्हील्स यूज़ होते हैं, फ्रीज़र्स के नीचे व्हील्स, इस तरह जो भी हैवी मैस वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके नीचे हम व्हील्स लगाते हैं क्योंकि उनकी फ्रिक्शन कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? सो अब क्विज क्या है, वाई इट इज़ ईजी टू रोल अ सिलेंड्रिकल इरेजर ऑन अ पेपर शीट दैन टू स्लाइड इट। अब वो कह रहा है कि एक सिलेंड्रिकल इरेजर लेनी है आपने, उसे पेपर पर रोल करना है। तो ये क्यों इजी है कि आप उसे रोल कर रहे हैं तो वो इजीली मूव कर रही है, बट जब आप उसे स्लाइड करते हैं तो वो मुश्किल से मूव करती है। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको दे चुकी हूँ यहाँ पर, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, द फैक्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है दैट इज़ लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो द सिलेंड्रिकल इरेजर इज़ अ रोलिंग बॉडी। जो सिलेंड्रिकल इरेजर है हमारी वो रोलिंग बॉडी है एंड कैन ईजिली रोल ऑन अ पेपर शीट दैन टू स्लाइड इट। तो उसको रोल करना इसी वजह से ईजी है, because rolling friction is the force between a rolling body and a surface over which it rolls। रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ होती है, जो बॉडी रोल कर रही होती है और जो सरफेस होती है उसके दरमियान में। तो इस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट को, और इन दिस केस हमारी इरेजर को, सिलेंड्रिकल इरेजर को रोल करना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग।
ठीक है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज डू वी रोल और स्लाइड द इरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक। अब वो कह रहा है कि हमने अपनी नोटबुक से पेंसिल वर्क को रिमूव करना है, तो क्या हम अपनी इरेजर को स्लाइड करेंगे या उसे रोल करेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा हमारे पास, द फैक्ट दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइडिंग की फ्रिक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रोलिंग फ्रिक्शन। वी स्लाइड द इरेजर टू रिमूव द पेंसिल वर्क फ्रॉम आवर नोटबुक। अपनी नोटबुक से पेंसिल वर्क को रिमूव करने के लिए हमें अपनी इरेजर को स्लाइड करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी क्या होगा कि हमारे जो पेंसिल वर्क होगा वो नोटबुक से रिमूव होगा। अगर वहाँ पर हम रोलिंग फ्रिक्शन वाला केस यूज़ करेंगे तो उसे रेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट हम क्योंकि चाहते हैं कि हमारा वर्क कम्प्लीटली रिमूव हो, पूरे कांटेक्ट हो इरेजर का पेज के साथ या नोटबुक के साथ, तो इस वजह से हम उसे स्लाइड करते हैं और फोर्स लगा के अपने पेंसिल वर्क को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्विक सा क्विज। और द नेक्स्ट इज़ अ मिनी एक्सरसाइज, ये भी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो की फॉर्म में दिखा देती हूँ कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन का। तो रोलिंग और स्लाइडिंग बेसिकली होती क्या है, ये जो केस अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए दिस इज़ बेसिकली रोलिंग, और ये जो है सीधा सीधा आपने मूव करना शुरू कर दिया, दिस इज़ स्लाइडिंग या ट्रांसलेशन। ठीक है, रोलिंग में पूरा ऑब्जेक्ट टर्न करता है, घूमता है सरफेस के ऊपर। ठीक है, बट जो स्लाइडिंग होती है उसमें आपने जस्ट एक ऑब्जेक्ट को रखा और इसे पुश किया। तो इसी से रिलेटेड हम अपनी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज इन विच केस डू यू नीड स्मॉलर फोर्स एंड वाई, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। अब वो कह रहा है कि रोलिंग और स्लाइडिंग दो केस है हमारे पास, तो किस में फोर्स कम लगेगी और क्यों। जैसे कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर हम एक ही पुश देते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ व्हील, और अगर हम इस व्हील को एक ही पुश देते हैं तो ये इजीली टर्न करता हुआ दूसरे एंड तक चला जाएगा। ठीक है, सो क्यों चला जाएगा दूसरे एंड पे, क्योंकि रोलिंग की फ्रिक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग। ठीक है, इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन वी नीड अ स्मॉलर फोर्स बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। वही पुश अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को दें जो कि स्लाइड कर रहा है तो उसको मूव करवाना काफ़ी मुश्किल होगा। सो द सेकेंड इज इन विच केस इज इट ईजी फॉर द टायर टू रोल ओवर रफ ग्राउंड एंड स्मूथ ग्राउंड। एक हमारे पास रफ ग्राउंड है और एक हमारे पास स्मूथ ग्राउंड है, तो किस पर से टायर का मूव करना जो है वो आसान होगा। तो जैसे कि आपने एक खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एक आप स्मूथ रोड के ऊपर से जा रहे होते हैं तो आप इजीली मूव कर जाते हैं, बट जब एक रोड रफ हो जाती है, ग्राउंड रफ हो जाता है, तो उसके ऊपर से मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रफ ग्राउंड में पिट्स एंड बम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और अगर पिट्स एंड बम्प्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। दैट इज़ वाई ऑन द स्मूथ ग्राउंड इट इज़ ईजी फॉर द टायर टू रोल ओवर ड्यू टू इट्स लेस फ्रिक्शन। ठीक है, सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि फ्रिक्शन को ख़त्म कर सकें या एटलीस्ट कम कर सकें। तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनको यूज़ करेंगे अगर हम, तो हमारी फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। सो द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द सर्फेसिस स्मूथ। जैसे कि अभी भी हमने डिस्कस किया कि आपके पास एक रफ सरफेस है और एक स्मूथ सरफेस है। सो स्मूथ सरफेस पे मूव करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू रफ सरफेस। सो अगर हम अपनी सर्फेसिस को स्मूथ बना देंगे तो उसमें पिट्स एंड बम्प्स जो होते हैं वो कम हो जाएंगे, और अगर पिट्स एंड बम्प्स ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी सरफेस जो है वो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, सो द फर्स्ट इज मेकिंग द सरफेसिस स्मूथ। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं इस फिगर में, तो इस फिगर में क्या है कि आप ये जो फर्स्ट फिगर देख रहे हैं, दिस इज़ अ स्मूथ सरफेस एंड दिस इज़ अ रफ सरफेस। सो स्मूथ सरफेस अगर होगी तो इसमें फ्रिक्शन कम होगी, और अगर रफ सरफेस होगी तो इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। सो जब से हमने फ्रिक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया, ये चीज़ हम तब से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस में फ्रिक्शन का क्या हिसाब होगा। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट इज मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स अ स्ट्रीमलाइन शेप such as cars, aeroplanes. This causes the smooth flow of air and thus minimizes the air resistance at high speed. अब streamline का यहाँ पे क्या मतलब है, ये देखें, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये एक ट्रेन है हमारे पास, तो हमने इसकी शेप जो है वो स्ट्रीमलाइन बनाई है। देखें आप आगे से ऐसे पीछे को स्ट्रीमलाइन की फॉर्म में, ये जो शेप होती है दिस इज बेसिकली स्ट्रीमलाइन शेप। तो होता क्या है इसमें कि जब आपका आगे से देखें एरिया कम है, ठीक है, सो एयर टकरा कर पीछे मूव कर जाती है। तो इसका मतलब अगर एयर का
दबाव कम है आगे से तो फ्रिक्शन कम होगी, और अगर फ्रिक्शन कम होगी तो हमारी स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्पीडली मूव करे तो हमें अपने ऑब्जेक्ट की शेप को स्ट्रीमलाइन बनाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रेसिंग कार्स होती हैं या जो साइक्लिस्ट होते हैं, जब रेस हो रही होती है तो वो स्ट्रीमलाइन शेप को क्यों प्रेफर करते हैं, ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो सके, एयर रेजिस्टेंस कम हो सके, ठीक है। अगर एयर का फ्लो इस पर सरफेस से कम होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सरफेस। अब वो सरफेसेस जिनका आपस में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है उनके दरमियान अगर हम लुब्रिकेशन कर दें या कह लें आपके ऑयलिंग कर दें तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि मशीन्स के अंदर भी अगर हम ऑयल डाल देते हैं या ऑयलिंग कर देते हैं उनके सरफेसेस को तो वो काफ़ी ईजिली और स्मूथली मूव करना शुरू कर देती हैं। सो इसका क्या मतलब होता है कि वहाँ पर फ्रिक्शन ऑयलिंग करने की वजह से रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। The next point is using the ball bearings or roller bearings because the rolling friction is less than the sliding friction. Rolling friction कम होती है as compared to sliding friction। तो अगर हम अपनी machines में ball bearings का use करें तो जो friction है वो काफ़ी हद तक reduce हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ से फिगर में भी देख सकते हैं कि ये देखें इसके अंदर बॉल्स हैं, दिस इज बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स बेसिकली क्या होता है कि अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, ठीक है। और हमें पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग, तो इन दोनों पार्ट्स को स्लाइड करवाने से बेहतर है कि हम इनके दरमियान रोलिंग करवा दें। दैट इज़ वाई वी यूज़ बॉल बियरिंग्स। ये देखिए आप देख सकते हैं कि बॉल्स रोल कर रही हैं जिसकी वजह से जो रोटेशन है या जो मूवमेंट है एक्सेल की वो काफ़ी हद तक आसान हो जाती है, ठीक है। और फ्रिक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सो दीज वर सम टेक्निक्स जिनको यूज़ करते हुए हम अपने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर एंड आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।